उपन्यास प्रश्न। हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद के पारस्परिक संबंधों पर विचार कीजिए। उत्तर, उपन्यास का मूल संबंध यथार्थवाद से माना गया है। 1891 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक हिंदी में यारी तिलस्म प्रधान जासूसी तथा रोमांस प्रधान उपन्यासों का बोलबाला रहा, किंतु इनके सबके बीच ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने लगा था। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार भुवनेश्वर मिश्र, वज्र नंदन, सहाय मेहता, लज्जा राम शर्मा आदि हिंदी उपन्यास के को यथार्थवाद की ओर ले जाने का प्रयत्न शुरू कर चुके थे। भुवनेश्वर मिश्र प्रेमचंद पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं घराऊ घटना 1853 और बलवंत भूमिहार 1896। घराऊ घटना हिंदी का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है, जिसमें मध्य वर्ग को एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति के दैनिक जीवन का उसके सूक्ष्म ब्यौरों के साथ यथार्थ और प्रमाणिक चित्र उपस्थित किया गया है। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व युग में ही हिंदी उपन्यास यथार्थवाद से जुड़ने का प्रयत्न करने लगा था, किंतु समग्र रूप में इन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक यथार्थ तथा सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन, विश्लेषण तथा चित्रण नहीं था। हिंदी उपन्यास को ठोस स्तर पर यथार्थवाद से जोड़ने का काम प्रेमचंद ने किया। सेवा सदन से आरंभ हुआ इनका आदर्श नमुख यथार्थवाद गोदान तथा पहुंच कर पूर्ण यथार्थवाद में परिणत हो गया। प्रेमचंद के बाद प्रत्येक उपन्यासकार ने यथार्थ को अपने उपन्यास में प्रश्रय दिया, भले ही उसका स्वरूप साम्यवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी तथा आदि अलग अलग ढंग का क्यों न रहा हो। यही कारण है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का इतिहास प्रस्तुत यथार्थवाद के विभिन्न प्रारूपों का ही इतिहास है, जिसे सामाजिक यथार्थ, सामाजिक यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवादी यथार्थवाद, स्त्री पुरुष विमर्श, दलित विमर्श आदि धाराओं के रूप में समझा जाता है। हिंदी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा का प्रकाश डालिए। उत्तर, हिंदी उपन्यास का विषय विकास यात्रा में प्रेमचंद। उत्तर, हिंदी उपन्यास की एक प्रमुख धारा मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा है। सिगमंड फ्रायड ने फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को आधार बनाकर रचे गए उपन्यासों में को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के यथार्थ ही पहचान उसके चेतन मन से नहीं बल्कि अचेतन व अवचेतन से होती है। व्यक्ति की सबसे मूल प्रकृति लिबिडो अर्थात काम चेतना है, जिससे व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व निर्मित होता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास मुख्यतः इसी सिद्धांत के आधार पर रचे गए। इन उपन्यासों में जो मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं वे इस प्रकार हैं। इनमें घटनाएं बेहद विरल होती हैं, क्योंकि इनमें घटनाओं से ज्यादा महत्व चिंतन, मनन, मंथन और विश्लेषण का है। इनमें पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित होती है, किंतु पात्र के अतिरिक्त व्यक्तित्व का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी तरीके से होता है। इनमें बहिर्जगत के स्थान पर अंतर्जगत कथा वस्तु के केंद्र में स्थापित हो जाता है। इनमें भाषा अत्यंत प्रतीकात्मक हो जाती है, क्योंकि सीधी सपाट भाषा में मन की गहराइयों को व्यक्त करना संभव नहीं होता। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में विभिन्न लेखक कुछ वैविध्य के साथ नजर आते हैं। जैनेन्द्र ने फ्रायड को गांधी से मिला दिया, तो अज्ञान ने फ्रायड के साथ टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस तथा सार्थ को घुला मिला दिया। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैनेन्द्र परख, त्यागपत्र, सुनीता कल्याणी, अज्ञा शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, इलाचंद जोशी, जिप्सी, जहाज की पंछी, सन्यासी, डॉक्टर देवराज अजय की डायरी। हिंदी के प्रथम उपन्यास के प्रश्न पर विचार कीजिए। उत्तर, हिंदी के पहले उपन्यास का प्रश्न विवादास्पद है। यह विवाद पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी 1870, मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय के बामा शिक्षक 1872, सरदाराम फिल्लौरियो के भाग्यवती 1877, लाल श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 आदि उपन्यासों को लेकर है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के बीच मतभेद भाग्यवती और परीक्षा गुरु को लेकर है। एक मत के अनुसार 1882 ईस्वी में लाल श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। दूसरे मतानुसार हिंदी का पहला उपन्यास सरदाराम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती को मानना चाहिए। यह उपन्यास 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हालांकि इसका लेखन संभवतः 1877 ईस्वी में हो चुका था। इसमें भारतीय स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। लेखक ने स्वयं इसके संबंध में लिखा है, ऐसी पोथी की जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्री को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। अब यह माना
जाता है कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इस निर्णय के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहले तर्कानुसार किसी रचना का काल निर्धारण करके उसके प्रकाशन वर्ष से ही हो सकता है, न कि लेखन वर्ष से, क्योंकि साहित्य वस्तुतः तभी साहित्य बनता है जब वह पाठक तक पहुंचता है। इसीलिए परीक्षा गुरु काल की दृष्टि से भाग्यवती से पहले है। दूसरा तर्क यह है कि भाग्यवती में आदर्शात्मक तथा उपदेशात्मक मानसिकता अधिक है, यथार्थवादी मानसिकता नहीं के बराबर नजर आता है। दूसरी ओर परीक्षा गुरु में भी सुधारवादी मानसिकता मिलती है। इसके बावजूद इसमें आधुनिक मानसिकता के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। अतः परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जा सकता है। हिंदी का आंचलिक उपन्यास धारा पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास महिला आंचल का प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि यही से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलक उपन्यास की शुरुआत हुई। आंचलक का नायकत्व, चरित्रों की अधिकता, अंचल के बहुआयामी जीवन का अंकन, कथा का बिखराव, तैसर भाषा का अत्यधिक प्रयोग आदि आंचलिक उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों का तेजी से प्रसार होने के पीछे कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक कारण काम कर रहे थे। प्रमुखतः कारण इस प्रकार है। आजादी के तुरंत बाद लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। चूंकि भारत की अधिसंख्या जनसंख्या गांव में रहती थी, अतः स्वाभाविक था कि धीरे धीरे राजनीति में गांव की भूमिका केंद्रीय होती जाए। इसी कारण ग्रामीण जीवन की ओर राजनेताओं और मीडिया के साथ साथ बुद्धिजीवियों व साहित्यकारों का भी ध्यान गया। तीव्र शहरीकरण के कारण बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ। ये लोग शहर के जटिल ढांचे में रहते तो थे, किंतु इनके संस्कार इन्हें ग्रामीण जीवन के सरलता की ओर खींचते थे। ग्रामीण जीवन के प्रति नॉस्टैल्जिक होने के कारण ऐसे लोग न आंचलिक उपन्यासों की ओर रुझान प्रदर्शित किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक व्यापक लक्ष्य होने के कारण लोगों का ध्यान अपने अंचल पर कम राष्ट्र पर ज्यादा था। स्वाधीनता प्राप्त होने पर विशेषतः मोहभंग के बाद स्वाभाविक था कि लोगों का ध्यान अपनी स्थानीयता की ओर जाए। हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासों इस प्रकार है। फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल पर परिकथा, नागार्जुन बलचनमा, रंगे राघव, कब पुकारूं, राही, मासूम रजा, अंधा गांव, उदय शंकर भट्ट, सागर लहरे और मानुष, रामदरस मिश्र, जल टूटता हुआ, सानी, काला जल। भीष्म साहनी के उपन्यासों में निहित सामाजिक चेतना की पहचान कीजिए। उत्तर हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद के बाद गहरी सामाजिक चेतना से युक्त उपन्यासकारों में भीष्म साहनी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके उपन्यासों में निहित सामाजिकता का सबसे महत्वपूर्ण एक पक्ष एक गैर सांप्रदायिक सामाजिक दृष्टिकोण की खोज है। अपने उपन्यासों झरोखों, तमस व नीलूनीलिमा नीलोफर में वे एक गंभीर रचनात्मक विमर्श के साथ ऐसा करते हैं दिखाई देते हैं। तमस में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सत्ता एवं राजनीतिक द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल, सभी धर्मों में निहित सांप्रदायिकता मानसिकता का मानचरित्र, धर्मता और कट्टरता का पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण, सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न वर्गों के लोगों का होना आदि का उद्घाटन हुआ है। भीष्म साहनी ने अपने उपन्यास में भारतीय समाज में स्त्री की परिधानता की समस्या को भी चित्रित किया है। कड़ियां उपन्यास में प्रमीला के माध्यम से उन्होंने नारी की विडंबनापूर्ण स्थिति के साथ उसके भीतर से प्रकट होती हुई एक संघर्षशील नई नारी की भी पहचान की है। भीष्म साहनी के उपन्यासों में निम्न मध्यवर्गीय जीवन के संघर्षों एवं त्रासदियों का भी चित्रण हुआ है। कुल मिलाकर भीष्म साहनी अपने उपन्यासों में यह लक्ष्य लेकर चले कि इतिहास, संस्कृति एवं मूल्यों के यथास्थितिवादी भ्रमों से मुक्ति तभी हुआ जा सकता है जब मनुष्य को सामाजिक विकास के यथार्थवाद दृष्टिकोण से परिचित कराए जाए। प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा की कथागत, गद्य एवं शिल्पगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। उत्तर मनोवैज्ञानिक उपन्यास प्रेमचंद उपन्यास परंपरा की महत्वपूर्ण धारा है। इन उपन्यासों में बाह्य जगत के स्थान पर अंतर जगत को कथ्य के रूप में चुना गया है। मानव मन की गहराइयों को टटोलने का जो प्रयास इन उपन्यासों में दिखाई देता है वह अपने आप में अनूठा है। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होकर जैनेन्द्र अज्ञ और ईला चंद जोशी जैसे आदि
उपन्यासकारों ने लिबिडो अर्थात काम चेतना को विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। अचेतन व अवचेतन मन की कुंठाओं का निरूपण इलेक्ट्रा और इडिपस ग्रंथियों जैसे सिद्धांतों का साहित्य में प्रयोग और जीवन इच्छा तथा विजय इच्छा जैसे मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन इन उपन्यासों की कथा नक के मूल भूतत्व हैं। शिल्पगत प्रयोग धार्मिकता की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक उपन्यास हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन उपन्यासों में घटनाएं गौण तथा चिंतन मनन विश्लेषण प्राथमिकता हो गई है। चरित्र वर्गगत न रहकर वैविध्यक्त हो गया है, साथ ही चरित्र बहुआयामी और द्वंद्व से जूझते हुए नजर आने लगे हैं। चूंकि इन उपन्यासों में मनुष्य के भाव जगत का विश्लेषण किया जाता है तथा अतः भाषा स्वाभाविक रूप में प्रतीकात्मक हो गया है। उदाहरण के तौर पर मृणाल का यह कहना कि मैं चिड़िया हो जाना चाहती हूँ इसी प्रतीकात्मक की अभिव्यक्ति है। जब मनोवैज्ञानिक उपन्यास कथ्य शिल्प दोनों ही स्तरों पर अपने मौलिक प्रयोगों की दृष्टि से विशिष्ट है। वर्तमान समय में तमस उपन्यास की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। उत्तर तमस भीष्म साहनी के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। वे सामाजिक यथार्थवाद से जुड़े एक हुए रचनाकार थे, अतः अपने अन्य उपन्यासों की तरह उन्होंने तमस में भी समाज में व्याप्त विसंगतियों और विद्रूपताओं को कथा वस्तु का आधार बनाया है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिकता की समस्या से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। चूंकि यह समस्या आज के भारत के समक्ष भी गंभीर चुनौती है, जो 1984 ईस्वी के सिख दंगे, 2002 के गोधरा कांड और हाल ही में हुए मुजफ्फरनगर के दंगे के रूप में समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। अतः सांप्रदायिक तनाव की निरंतरता तमस को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाता है। तमस में सांप्रदायिक हिंसा का मूल कारण अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को माना गया है, जो कि वर्तमान भारत की वोट बैंक पर आधारित राजनीति पर भी लागू होता है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी हितों को साधने के लिए आज भी सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने से परहेज नहीं रखती। आज भी प्रशासन का सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यवहार तमस के मिस्टर रिचर्ड की तरह ही निष्क्रिय और संवेदनशील बना हुआ है। उपरोक्त चर्चा में से यह स्पष्ट होता है कि तमस देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। रंगभूमि का सूरदास टिप्पणी लिखी है। उत्तर प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का मूल समस्या औद्योगिकरण की है। इस उपन्यास में उन्होंने अंधे भिखारी सूरदास के माध्यम से औद्योगिकरण बनाम ग्राम समाज का मुद्दा उठाया। सूरदास अपनी चरित्रगत विशेषताओं के कारण हिंदी उपन्यास परंपरा का अविस्मरणीय चरित्र बन गया है। अपनी चारित्रिक रचना में सूरदास महात्मा गांधी का प्रतिरूप है, जो अपनी और गांव की जमीन के लिए मरते दम तक लड़ता है। सूरदास महात्मा गांधी के विचारों और उनके अहिंसात्मक सत्याग्रह का सजीव प्रतिनिधि है। सत्यनिष्ठा एवं वीरत्व उसके चरित्र के प्रमुख लक्षण है। वह अंत तक न्याय के लिए लड़ता है। वह औद्योगिकरण से लड़ते हुए अपनी मृत्यु से भारतीय जीवन और समाज पर मंडराने और फैलने वाली अंग्रेजी सभ्यता व साम्राज्यवादी नीति के भयानक षड्यंत्र का पूर्ण रूप में निरावरण कर देता है। कुल मिलाकर सूरदास जैसे उदात्त और वीर चरित्र को की सृष्टि रंगभूमि को नई आभा प्रदान करती है। रंगभूमि उपन्यास की मूल समस्या पर विचार कीजिए। उत्तर प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि की मूल समस्या औद्योगिकरण की है। परिधीन भारत में उद्योगपति जनसेवक और किसान सूरदास के माध्यम से उन्होंने औद्योगिकरण बनाम ग्राम समाज का मुद्दा उठाया है। प्रेमचंद ने मूलतः इस उपन्यास में छल और बल से औद्योगिकरण के पांव पसारने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का चित्रण किया है, जो भारतीय किसान को मजदूर में तब्दील करता जा रहा था और अनेक प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विसंगतियों को जन्म दे रहा था। मिल के परदेशी मजदूर, जिन्हें न बिरादरी का भय था न संबंधियों का लिहाज, दिन भर तो वे मिल का काम करते, रात को ताड़ी शराब पीते, जुआ नित्य होता था। ऐसे स्थानों पर उल्टाएं भी आ पहुंचती हैं। यहाँ भी एक छोटा मोटा चकला आबाद हो गया था। प्रेमचंद इस उपन्यास में यह नहीं मानते कि अंग्रेजी राज्य के समाप्त होते ही औद्योगिकरण की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। वे मानते हैं कि यह समस्याएं तथा शहरीकरण और कच्ची बस्तियों
के सवाल आगे भी बने रहेंगे। इन समस्याओं का समाधान अलग से करना होगा। महाभोज उपन्यास के नामांकन की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर, महाभोज उस समय भोज को कहते हैं जो किसी की मृत्यु पर आयोजित कहा किया जाता है। रचना के अंत में इस भोज के अनेक संकेत हैं। डीआईजी सिन्हा को पदोन्नति मिल गई है, उसके उपलक्ष्य में उनके घर पर एक पार्टी दी गई है। दूसरी तरफ सत्ता के समक्ष अपनी कलम को गिरवी रखने वाले दत्ता बाबू पार्टी करने के लिए किसी भी खास स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरी तरफ शुक्ल बाबू सबसे बड़ी रैली होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। यह भोज विशु की मौत का नहीं है, न ही बिंदा की संभावित मृत्यु का, अपितु यह महाभोज तो स्वतंत्र भारत की तथाकथित आजादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिक की मौत का भोज महाभोज है। दास साहब इस संपूर्ण परिदृश्य के सूत्रधार हैं। उन्हीं की सूक्ष्म बुद्धि का परिणाम है कि जोरावर हत्यारा होकर भी सुरक्षित रहता है। दत्ता बाबू की आग उगलती कलम सरकार के पक्ष में शांत हो जाती है और डीआईजी सिन्हा भी पदोन्नति पाकर आईजी बन जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग इस संगति नाटक में शामिल होने को तैयार नहीं है, वे सब हाशिए पर फेंक दिए गए हैं। यही वह त्रासद स्थिति है जिसमें घुप्पे अंधेरे के कारण दिशाएं सुझानी बंद हो गई हैं। इसी स्थिति का प्रतीक है महाभोज नामकरण। स्पष्ट है कि उपन्यास अपने समय के जिस विद्रूप और भयावह यथार्थ को व्यंजित करना चाहता है, उसके लिए महाभोज से बेहतर नाम खोजना कठिन है। यह नाम न सिर्फ आजादी के सामने की मृत्यु की को अभिव्यंजित करता है, बल्कि इस लाश को नोच कर खाने वाले गिद्धों का तफसील से परिचय भी कराता है। राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों का औपन्यासिक प्रस्तुति के रूप में महाभोज पर विचार कीजिए। उत्तर, महाभोज राजनीतिक विषय पर लिखे गए हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास में मनु भंडारी ने आपातकाल के बाद के भारतीय राजनीति परिदृश्य का प्रमाणित चित्रण किया है। इस उपन्यास में भारतीय राजनीति में व्याप्त अवसरवादी जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के साथ साथ राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों की भी गहन पड़ताल की गई है। लेखिका ने अलग अलग घटनाओं और चरित्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार जुर्म और सियासत एक दूसरे पर टिके हुए हैं। दास साहब, जो कि मुख्यमंत्री हैं, ने अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जोरावर जैसे अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ है, और वह जोरावर को बचाने के लिए सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी को उत्पीड़ित करते हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ राजनेता शुक्ल बापू हैं, जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मारपीट और खून खराबा उनके लिए चुनावी अभियान का अभिन्न अंग है। उपन्यास में विशु की मौत और बिंदा का शोषण भी सत्ता और जुर्म की मिली भगत का परिणाम ही है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि महाभोज राजनीति और अपराध के संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण कर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है। महाभोज में समकालीन दलगत राजनीति का जन विरोधी चरित्र विश्वसनीय तरीके से उभारा गया है। इस कथन का परीक्षण करें। उत्तर राजनीति में व्याप्त विकृति और विद्रूपता ही महाभोज की कथा वस्तु का केंद्रीय तत्व है। इस उपन्यास में लेखिका ने दलगत राजनीति को बेनकाब कर इसके वास्तविक चरित्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने लोकतंत्र के भीड़तंत्र में बदलने की पूरी प्रक्रिया का प्रामाणिक अंकन तो किया ही है, साथ ही यह भी दिखाया है कि किस प्रकार जनता को सशक्त करने के उद्देश्य से अपनाई गई राजनीतिक व्यवस्था जनता के शोषण का कारण बनती है। महाभोज में दलगत राजनीति के जन विरोधी चरित्र का पहला लक्षण संवेदनहीनता के रूप में दिखाई पड़ता है। विशु की मौत को अवसर की तरह देखना और चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेना इस संवेदनहीनता के स्पष्ट प्रमाण है। सिद्धांत राजनीति में व्यक्तिगत हित के लिए कोई स्थान नहीं होता और सामाजिक हित ही सर्वोपरि होता है, किंतु महाभोज सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन पर आधारित उपन्यास है और यहाँ राजनीति अपने असली रूप स्वार्थ सिद्ध के उपकरण के रूप में दिखाई गई है। राव तथा चौधरी ऐसे
ऐसे राजनेताओं के प्रतीक हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करने से मतलब है। इसके अलावा राजनीति का जातीय पर आधारित होना, अपराधियों को संरक्षण देना, प्रशासनिक प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी प्रकारांतर से अंतर्गत है। राजनीति के जन विरोधी चरित्र को स्पष्ट करते हैं। इस चर्चा के आधार पर निसंदेह यह कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में राजनीति के असली स्वरूप को पूरी बेबाकी के साथ उद्घाटित किया गया है। महाभोज में हमारे वर्तमान समाज और राजनीति का नकारात्मक यथार्थवर्णन तो विश्वसनीय बन पड़ा है, लेकिन सकारात्मक पहलू हवाई आदर्श बन गया है। इस टिप्पणी के संदर्भ में अपना तर्कपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करें। उत्तर आकार में सीमित होने के बावजूद महाभोज समाज और राजनीति के यथार्थवर्णन में झूठा सच और राग दरबारी जैसे उपन्यासों को टक्कर देता नजर आता है। मनु भंडारी ने इस उपन्यास में उस समय की लगभग सभी सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपताओं को विश्वसनीय तरीके से उभारा है। जातीय संघर्ष, बुद्धिजीवियों की संवेदनहीनता, राजनीतिक अवसरवादिता, मीडिया का बिकाऊ होना, राजनीति में अपराधों का बढ़ता आश्चर्य लक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार वे सामाजिक और राजनीतिक सच हैं जिन्हें इस उपन्यास का कथ्य बनाया गया है। लेखिका ने न सिर्फ यथार्थ का प्रमाणिक चित्रण किया है बल्कि यथार्थ को बदलने की कोशिश भी की है। उन्होंने बीसू, बिंदा, सक्सेना जैसे चरित्रों का सृजन किया जो नकारात्मक ताकतों से लड़ते हुए बदलाव के लिए प्रयत्नशील हैं। बदलाव की दुर्निवार सम्मोहन भरी यह नीलिक विशु और बिंदा से होते हुए सक्सेना तक पहुंचती है और सक्सेना का व्यक्तित्वरण कर देती है। कुछ आलोचकों ने सक्सेना के व्यक्तित्वरण और लोचन बाबू के नैतिक मूल्यों पर प्रतिबद्ध रहने को हवाई आदर्श की संज्ञा दी है। दरअसल सच तो यह है कि सक्सेना का व्यक्तित्वरण क्षणिक घटना न होकर एक लंबे द्वंद्व का परिणाम है और सक्सेना और लोचन बाबू के चरित्र भले ही सुलभ यथार्थ न हो लेकिन दुर्लभ यथार्थ तो है ही। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे यशपाल की विशेष रचना दृष्टि रही है। दिव्या के आधार पर इस रचना दृष्टि की आलोचना कीजिए। उत्तर, हर रचनाकार किसी विशिष्ट उद्देश्य से ऐतिहासिक कथा वस्तु का चयन करता है। कुछ रचनाकार इतिहास को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ रोमानीय नजरिए से, किंतु यशपाल का इतिहास को देखने और समझने का नजरिया थोड़ा अलग है। वह इतिहास को विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु मानते हैं और यही विश्लेषण दृष्टिकोण दिव्या में शुरू से अंत तक उपस्थित है। दिव्या में इतिहास तथ्यों के स्तर पर नहीं बल्कि परिवेश के रूप में उपस्थित है। यशपाल ने इस उपन्यास में ऐतिहासिक आवरण के भीतर नारी की दयनीय स्थिति और राज्य के शोषक स्वरूप जैसे आज की समस्याओं को उठाया है। यशपाल के शब्दों में यह अतीत के मंथन और मनन से भविष्य के संकेत खोजना है। यशपाल की ऐतिहासिक रचना दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है उनका मानववादी दृष्टिकोण। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि मनुष्य भोगता नहीं करता है, अर्थात मनुष्य अपनी नियति का गुलाम नहीं बल्कि अपने भाग्य का विधाता है। दिव्या के कई चरित्र, दिव्या, मारिस आदि इस कथन की पुष्टि करते हैं। वस्तुतः यह यशपाल की ऐतिहासिक रचना दृष्टि का ही परिणाम है कि जिसने दिव्या को देश काल की सीमाओं से मुक्त कर दिया है। दिव्या ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है। विवेचना की जो उत्तर दिव्या के कथन में यशपाल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। दिव्या के कथानक में बौद्धकालीन परिवेश तो अवश्य है, किंतु लेखक ने इस वातावरण का चयन ऐतिहासिक तथ्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया है। दरअसल दिव्या में ऐतिहासिक ढांचे में कल्पना के रंग नहीं भरे गए हैं बल्कि काल्पनिक चित्रों को ऐतिहासिक वातावरण के रंगों से भरा गया है। ऐतिहासिक परिवेश का निर्माण करने के लिए यशपाल ने कुछ ऐतिहासिक चरित्रों और स्थलों का कथा वस्तु में स्थान दिया है। पुष्यमित्र, मिलिंद तथा पतंजलि बौद्धकालीन इतिहास सम्मत चरित्र हैं, जबकि सागल व मथुरा के बौद्ध युगनी नगर हैं जिनका उल्लेख इस उपन्यास में किया गया है। सागल तथा मथुरा की कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध और दास प्रथा का प्रचलन भी इतिहास सम्मत तथ्य है। उपर्युक्त ऐतिहासिक आधारों
के बावजूद दिव्या ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, न कि ऐतिहासिक कथा है, क्योंकि दिव्या के प्रमुख चरित्र दिव्या मारिस आदि काल्पनिक है तथा प्रायः सभी घटनाएं एक रचनाकार की सृजनाशीलता की देन है। इसके अतिरिक्त जो चरित्र ऐतिहासिक है वे या तो गौण चरित्र हैं या प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि दिव्या में इतिहास तथ्यों से ज्यादा परिवेश के रूप में मौजूद है और बौद्धकालीन शब्दावली के प्रयोग से यह परिवेश और अधिक प्रभावशाली बन गया है। दिव्या में यशपाल का वैचारिक हस्तक्षेप उपन्यास के रचना कौशल का अतिक्रमण करता है। इस मत का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: यशपाल प्रगतिवादी रचनाकार हैं और मार्क्सवादी मूल्यों में उनकी गहरी निष्ठा है। दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड जैसे उपन्यासों में उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता खुलकर जाहिर की है। दिव्या में मार्क्सवादी मान्यताएं विद्यमान तो अवश्य हैं, किंतु उनका स्थान प्रक्षेपण नहीं हुआ है, बल्कि वे कथानक में घुली हुई हैं। आलोचकों का एक वर्ग यशपाल द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रक्षेपण को औपन्यासिक रचना कौशल का अतिक्रमण मानता है। इस वर्ग का आरोप है कि मार्क्सवादी मूल्यों की स्थापना के मोह के कथानक के सहज विकास और चरित्रों के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाया है। और कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा कि मारिस के मुखौटे के पीछे खुद यशपाल हैं, किंतु यदि वह हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो उपयुक्त दावे बेबुनियादी नजर आते हैं। दिव्या में यशपाल ने उन्हीं मार्क्सवादी मूल्यों का प्रक्षेपित किया है जो उपन्यास के रचना काल के संगत हैं, जैसे परलोकवाद का खंडन या वर्ण व्यवस्था के विषमता मूलक चरित्रों पर चोट आदि। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर मार्क्सवादी मान्यताओं से विचलन भी नजर आता है। उदाहरणतः धर्मस्थ देव शर्मा का व्यवहार चेतना की वर्गीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। दरअसल यह आक्षेप उपन्यास के रचना कौशल का अतिक्रमण नहीं, बल्कि उपन्यास को सार्वभौमिक व सर्वकालिक बनाने का प्रयास है। दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक किस रूप में उपस्थित है? विवेचनात्मक उत्तर दीजिए। उत्तर: यशपाल जानते थे कि ऐतिहासिक आधार होने के कारण दिव्या के संबंध में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि इस समय इतिहास की प्रामाणिकता का कितना ध्यान रखा गया है। इसीलिए उन्होंने प्रकथन में स्पष्ट लिखा है, दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। प्रकथन में वर्णित इस कथन से स्पष्ट है कि दिव्या में कल्पना प्राथमिकता है, वह इतिहास गौण है। लेखक ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण का रंग दिया है, न कि ऐतिहासिक चित्र में कल्पना का रंग। उपन्यास में केवल 3 ऐतिहासिक चरित्र हैं और वे 3 ही संकेत के रूप में आए हैं, न कि चरित्र बनकर। उनके नामों के उल्लेख से रचनाकार ने ऐतिहासिक वातावरण पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें प्रमुख रूप से 2 नगरों सागल व मथुरा का उल्लेख है। ये दोनों स्थल जिस प्रकार उपन्यास में आए हैं वैसे ही ऐतिहासिक वर्णनों में उपलब्ध होते हैं। रचना में ऐतिहासिक वातावरण बनाए रखने के लिए यशपाल ने एक और युक्ति का प्रयोग किया है जो प्राय ऐतिहासिक कथानक लेकर चलने वाले सभी साहित्यकार करते हैं। यह है ऐतिहासिक संदर्भ के अनुकूल भाषा का प्रयोग। अतः हम देखते हैं कि दिव्या उपन्यास में इतिहास का प्रयोग तथ्यों के आधार पर बहुत कम है। यहाँ इतिहास केवल वातावरण के स्तर पर है। इसके पीछे यशपाल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उनकी दृष्टि में इतिहास विश्लेषण की वस्तु है जिस पर यथार्थवादी ढंग से चिंतन होना चाहिए। प्रकथन में वे लिखते हैं, इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। गोदान के मेहता मालती संवाद से उभरने वाली वैचारिकता की प्रस्तुति कीजिए। उत्तर: मेहता और मालती गोदान की शहरी कथा के प्रमुख चरित्र है। मालती आत्मविश्वास से भरी हुई चंचल प्रवृत्ति की युवती है, जबकि मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। गोदान में 2 ऐसे प्रसंग हैं जहां मेहता और मालती के बीच विस्तार में बातचीत हुई है। उनके इन संवादों के माध्यम से प्रेमचंद ने अपनी प्रेम संबंधी वैचारिकता को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। मेहता प्रेम को भावना नहीं बल्कि वस्तु के रूप में देखते हैं। वह प्रेम को अधिकार मूलक बताते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है। वह
प्रेम को प्राप्त करने के लिए हिंसा के प्रयोग को भी जायज ठहराते हैं। मालती की प्रेम दृष्टि मेहता के प्रेम संबंधी विचारों के ठीक विपरीत है। इस वह छायावादी प्रेम की मान्यताओं के अनुरूप प्रेम को देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु मानती हैं। उसके लिए प्रेम दैहिक जरूरत नहीं है बल्कि हृदय की कोमल और पवित्र भावना है। वह मेहता की तरह प्रेम को अधिकार की नहीं बल्कि त्याग समर्पण और उपासना की वस्तु समझती हैं और इसीलिए वह देवसेना और सोफिया की तरह विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। वह व्यक्तिगत हितों से परे विश्व कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाती हैं। स्पष्ट है कि मेहता मालती संवाद के माध्यम से प्रेमचंद छायावादी प्रेम के प्रति अपनी निष्ठा को स्थापित करते हैं तथा प्रेम को प्लेटोनिक स्वरूप को अपने वैचारिक समर्थन प्रदान करते हैं। कुछ आलोचकों की राय है कि गोदान में व्यक्त होने वाली यथार्थवाद मार्क्सवाद से प्रेरित समाजवादी यथार्थवाद है। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं? युक्त विवेचन कीजिए। उत्तर हिंदी के कुछ आलोचकों का मत है कि गोदान में व्यक्त होने वाली यथार्थ मार्क्सवादी यथार्थ है। वस्तुतः गोदान में कई जगह ऐसे प्रसंग नजर भी आते हैं जहां मार्क्सवादी परिलक्षित होता है। मार्क्सवादियों की प्रबल मान्यता समाज के आर्थिक ढांचे पर केंद्रित होती है जिसमें वह समानता के आदर्श की स्थापना पर बल देते हैं। गोदान की मुख्य समस्याएं भी आर्थिक अभाव तथा उसी से जुड़ी अन्य दुष्चक्र की है। समानती संरचना तथा पूंजीवादी सभ्यता में किसान एक मजदूर का शोषण भी प्रेमचंद होरी तथा गोबर के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मिर्जा खुर्शीद द्वारा कहा जाने की जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं दरअसल वह पूंजीपतियों के हाथों का उपकरण मात्र है भी मार्क्सवादी के उदार लोकतंत्र विरोधी धारणा का प्रमाण है। कुछ आलोचक तुम मेहता और मालती के विवाह न करने के निर्णय को लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा में विवाह के स्थान पर देखा जाता है। यह बात सच है कि मार्क्सवाद का प्रभाव गोदान पर है किंतु प्रेमचंद इससे पहले भी किसान और मजदूरों के शोषण का प्रेमाश्रम रंगभूमि जैसे उपन्यासों में उठाते आए हैं। इसी प्रकार मेहता मालती का विवाह न करना आध्यात्मिक प्रेम का उदाहरण है जो मार्क्सवाद के विरुद्ध है। गोबर का सूदखोर हो जाना मजदूरों की हड़ताल का विफल हो जाना इत्यादि प्रसंग ऐसे हैं जहां परंपरागत मार्क्सवाद का उल्लेख हुआ है। निष्कर्षतः गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव तो है पर उसे मार्क्सवाद से प्रेरित मानना उचित नहीं है। गोदान के गोबर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर गोदान का गोबर समानती एवं पूंजीवादी व्यवस्था के संक्रमण काल में शोषण के दुष्चक्र में फंसे भारतीय किसान की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि चरित्र है। इस उपन्यास में पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि चरित्र होरी की तुलना में उसके पुत्र गोबर की चारित्रिक विशेषताएं बिल्कुल विपरीत दिखाई देती हैं। होरी का चरित्र जहां समानती जीवन मूल्यों से युक्ति होकर स्थितिवादी मर्यादा भावना धर्म विरुद्धता बिरादरी एवं पंचायत में आस्था राजभक्ति संयुक्त परिवार की पक्षधारता आदि विशेषताओं से युक्ति दिखाई देती है। वहीं गोबर इन सबके प्रति विद्रोह भावना से संवालित दिखाई देती है। वह शोषणपरक व्यवस्था को नियति के रूप में स्वीकार नहीं करता बल्कि एक षड्यंत्र मानता है। गोबर मर्यादा भावना से युक्ति नहीं है, वह मर्यादा निर्वाह की पूरी ताकत से विरोध करता है। वह होरी की दुर्दशा का मूल कारण है, इसे ही मानता है। गोबर की दृष्टि में मर्यादा पुरोहित जमींदार महाजनों की रचा षड्यंत्र है। इसीलिए गोबर जमीन का मोह छोड़कर शहरी मिल की मजदूरी में मर्यादा का कोई स्खलन नहीं समझता। गोबर धर्म भीरू भी नहीं है, वह धर्म को शोषण का औजार मानता है। वह न तो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और न कर्म फलवाद को ही स्वीकार करता है। उसके अनुसार ये तो केवल मन को समझाने की बातें हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। गोबर बिरादरी और पंचायत में विश्वास नहीं करता है। उसकी धारणा है कि रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। गोबर में राजभक्ति की भावना भी नहीं है। इसकी जगह उसके मन में जमींदारी साहब राय साहब के प्रति उपेक्षा घृणा और विद्रोह का भाव है। गोबर परंपरागत मूल्यों विश्वासों और रीति रिवाजों का अंधा
अनुगमन नहीं करता। जूनिया से अंतर जातीय विवाह करके वह स्वच्छंद प्रेम में अपनी आस्था ही नहीं प्रकट करता है, अपितु सीधे रूढ़िगत नैतिक मूल्यों पर भी प्रहार करता है। संयुक्त परिवार में भी गोबर की कोई आस्था नहीं है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि गोदान का गोबर शोषण परक व्यवस्था की पहचान रखने वाला एक तार्किक एवं विद्रोही चरित्र है और इसीलिए अपने पिता की पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक प्रासंगिक एवं संभावनाशील चरित्र भी है। गोदान उपन्यास के नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के सामने है, जिनका एक दूसरे के जीवन कर्म से संपर्क बहुत कम है। इस मत को प्रेरित करने वाले संभावित कारणों का निर्देशन कर कीजिए। उत्तर कई आलोचकों ने गोदान के कथानक में बिखराव की समस्या का जिक्र किया है। उनका मानना है कि गोदान में एक नहीं दो स्वतंत्रता कथाएं हैं, एक ग्रामीण जीवन की, दूसरी शहरी जीवन की। उनके अनुसार प्रेमचंद इन कथाओं को जोड़ नहीं सके हैं, इसलिए गोदान का कथानक बिखर गया है। रचना में बिखराव है या नहीं, इसका फैसला इस आधार पर होगा कि गांव व शहर की कथाओं को जोड़ने के लिए प्रेमचंद ने किस प्रकार के संपर्क सूत्र का नियोजन किया है। ये पहले यह देखना होगा कि संपर्क सूत्र कितने हैं, फिर यह भी कि संपर्क सूत्रों की आवृत्ति कितनी है और यह भी कि संपर्क सूत्रों का गुणात्मक प्रभाव कैसा है। गांव व शहर की कथा को जोड़ने वाले तीन ही संपर्क सूत्र हैं, राय साहब, गोबर और मेहता मालती। कुल 86 पात्रों में से केवल तीन ही पात्रों का संपर्क सूत्र बन पाना निश्चित रूप से कम प्रतीत होता है। इसके बाद भी यदि संपर्कों की आवृत्ति व गुणात्मक प्रभाव बेहतर होता तो कथानक बन सकता था, पर ऐसा भी नहीं हुआ। जहां तक आवृत्ति का प्रश्न है, राय साहब सिर्फ एक बार गांव में दिखे हैं, धनुष यज्ञ के प्रसंग में। मेहता व मालती 2 बार गांव आए हैं, पहली बार धनुष यज्ञ प्रसंग में, दूसरी बार घूमते हुए। गोबर 2 बार गांव से शहर गया और लौटा भी, लेकिन उसका भी आना जाना इतना ज्यादा नहीं है कि सिर्फ उसके सहारे दोनों कथाएं जुड़ जाएं। जहां तक संपर्कों की गुणवत्ता का प्रश्न है, वह भी कमजोर ही है। मेहता व मालती का गांव में दोनों बार आना इस प्रकार हुआ है कि दोनों ही प्रसंग कथानक की जरूरत से नहीं उपजते, बल्कि थोपे हुए प्रतीत होते हैं। राय साहब सिर्फ धनुष यज्ञ के मौके पर गांव में दिखे हैं, पर वहां भी उनका ध्यान गांव पर कम, अपने शहर मेहमानों पर ज्यादा है। गोबर के माध्यम से जरूर कथाएं कुछ हद तक जुड़ पाई हैं, पर उसका प्रभाव भी कथानक को बहुत अधिक संभाल नहीं पाया है। यही वे कारण है जिनको लक्षित करते हुए नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, गोदान के शहरी व ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के 2 खंडों में रहने वाले 2 परिवारों के समान है, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है। गोदान पर छायावाद, युगनी नारीत्व परिकल्पना, प्रेम दर्शन एवं रोमांटिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर प्रेमचंद का उपन्यास गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है, किंतु कई बिंदुओं पर उस पर युगनी छायावाद चेतना का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। छायावाद भावनाओं की केंद्रीयता का युग है और इसकी यही मूल सोच नारी तथा प्रेम जैसे विषयों में परिलक्षित होती है। छायावाद की आदर्श नारी वह है जो बेहद पवित्र, अहंकार शून्य है, अधिकार शून्य, ममता और दया से भरी है। नारीत्व की यही परिकल्पना गोदान के मिस्टर मेहता के कथानकों में और श्रीमती गोविंदी के जीवन में दिखाई पड़ती है कि मिस्टर मेहता कहते हैं, मेरे जहन में औरत कफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति का आत्मा का एक अंश बन जाती है। गोविंदी भी अपने जीवन में इन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गोदान में छायावाद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण भी दिखता है, जो अपनी मूल प्रकृति में अत्यंत रोमांटिक है। यह प्रेम जीवन की दैहिक जरूरतों से असंबद्ध है, कल्पनाओं की दुनिया को समर्पित है। ये कभी उस प्लेटोनिक प्रेम की खोज में रत है
जो आत्माओं के मध्य होता है, जिसमें प्रेयसी प्रेयसी न होकर श्रद्धेय हो जाती है। स्वाभाविक है कि इस श्रद्धा मूलक प्रेम में विवाह की इच्छा नहीं होती, बल्कि नायक एवं नायिका एक आध्यात्मिक जीवन दृष्टि रखते हुए मानवता की सेवा को ही जीवन का सारतत्व तो समझते हैं। यही दृष्टिकोण गोदान में मालती के माध्यम से दिखाया गया है। मिस्टर मेहता ऐसी नारी की खोज में है जो स्वार्थी न होकर विश्व कल्याण की चेतना में युक्त हो। बाद की मालती ऐसी ही है। प्रेमचंद लिखते हैं, मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती है। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने छायावाद के नारी और प्रेम संबंधित रोमांटिक दृष्टिकोण का पर्याप्त उपयोग किया है, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकलना उचित नहीं है कि प्रेमचंद का अपना दृष्टिकोण यही था। यह दृष्टिकोण शहर के चुनिंदा चरित्रों में ही व्यक्त हुआ है। गांव के अधिकांश चरित्र प्रेम की उसी परिभाषा को प्रस्तावित करते हैं जो गार्ह स्थिति चेतना से निर्मित होती है। धनिया, सोना, रूपा, जूनिया, सिलिया ये सभी नारी परिवार जीवन और गार्ह स्थितिक प्रेम की हिमायती हैं। तो छायावाद की रोमांटिक दृष्टि गोदान का एक पक्ष मात्र है, एकमात्र पक्ष या केंद्रीय भाव नहीं है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है? तर्क पुष्ट उत्तर दीजिए। उत्तर, गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का पहला लक्षण है कि वह किसी सीमित स्थान से न बंधा हो, अर्थात अपने पूरे समाज को धारण करने में सक्षम हो। प्रेमचंद की कोशिश है कि गोदान किसी गांव विशेष में न बंध जाए। वे लिखते हैं, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं जिसे जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद का स्पष्ट संकेत है कि भारत का हर गांव सेमरी या बेलारी है और उस गांव में रहने वाला हर साधारण किसान होरी है। इस अर्थ में गोदान पूरे राष्ट्रीय जीवन को धारण करने वाला उपन्यास बन जाता है। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक प्रमाण यह भी है कि इसमें तत्कालिक भारत की लगभग सभी स्थितियों और समस्याओं का जीवंत चित्रण हुआ है। प्रेमचंद ने सामाजिक जीवन में धर्म, बिरादरी, मर्जाद जैसी समस्याओं के साथ साथ नारी आंदोलन, सरोज इत्यादि दलित आंदोलन, सिलिया का परिवार, दहेज समस्या, सोना और रूपा, अनमेल विवाह की समस्या, नो हरी रूपा वेश्यावृत्ति, मेहता खुर्शेद का संवाद आदि तथा प्रासंगिकता, झुनिया के पति की मौत आदि समस्याएं दिखाई हैं। उन्होंने आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत गरीबी और ऋण, होरी व अन्य किसान जैसी समस्याओं के अतिरिक्त लगान की अधिकता, बेरोजगारी, शहरी मजदूर तथा कार्यस्थल पर होने वाले अलगाव व शोषण का विस्तृत चित्रण किया है। उन्होंने तत्कालिक राजनीतिक स्थितियों का भी प्रस्तुतिकरण किया है, जैसे थानेदार और पंचायत द्वारा किसानों का शोषण, जमींदार राय साहब द्वारा शोषण, लोकतंत्र का अमीर वर्ग तक सीमित होना इत्यादि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोदान में अपने समय की सभी सामाजिक राजनीतिक स्थितियां सघन रूप में चित्रित हैं। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक अन्य प्रमाण यह है कि यह तत्कालिक समाज के सभी वर्गों के चरित्रों का एल्बम है। ग्रामीण और शहरी जीवन के लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधि चरित्र इसमें मौजूद हैं। गोदान शिल्प और प्रभाव की दृष्टि से भी महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा का अधिकारी है। गांव और शहर की समानांतर कथाएं रखकर प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन के साथ शहरी जीवन को भी समेट लिया है। चरित्र योजना में उन्होंने ऐसी स्वाभाविकता रखी है कि चरित्र कठपुतली या नहीं बने हैं, बल्कि यथार्थपरक होने के कारण सामाजिक जीवन के यथार्थ को सचमुच प्रतिबिंबित करते हैं। गोदान का प्रभाव उत्कर्षमूलक है, जो महाकाव्यात्मक रचना की एक बड़ी विशेषता मानी गई है। गोदान को पढ़ने से पहले का पाठक उसे पढ़ने के बाद ठीक वही नहीं रहता। वह अपनी चेतना में गुणात्मक अंतर महसूस करता है। होरी और होरी जैसे किसानों के प्रति संवेदना से भर उठता है। स्पष्ट है कि गोदान महाकाव्यत्व के सभी तत्वों को धारण करता है। यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास होने का गौरव हासिल है। गोदान नामकरण
की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर, किसी भी रचना का नामकरण सार्थक तब माना जाता है जब वह रचना के मूल प्रतिपाद को पाठक के मन में अंकित कर सके। जिज्ञासा पैदा करने वाला, रचना पढ़ते समय कथानक के तंतुओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला और कथा के अंत में पाठक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को उभारने वाला नामकरण सफल माना जा सकता है। गोदान शीर्षक की सार्थकता के कई कारण हैं। सर्वप्रथम, पूरी रचना गाय पर केंद्रित है। गाय वह प्रतीक है जिसके माध्यम से एक साधारण किसान के जीवन की आर्थिक सामाजिक त्रासदी को व्यक्त किया गया है। कथानक का आरंभ एवं अंत इस बात का संकेत करता है। उपन्यास की संपूर्ण रचना भी किसी न किसी रूप में गाय से ही जुड़ी है। गोदान कृषक जीवन की गाथा है जहां आर्थिक एवं सामाजिक संदर्भ अलग अलग नहीं होते बल्कि आपस में जुड़े होते हैं। गाय इन आर्थिक सामाजिक स्थितियों व आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। गाय की इच्छा मात्र होरी की नहीं है बल्कि हर कृषक की है, और गाय न खरीद पाने की मजबूरी भी केवल उसकी नहीं है, हर छोटे किसान की है। जमींदार एवं साहूकार वर्ग ने धर्म, मर्यादा और बिरादरी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बुनी है जिसमें किसान सिर्फ जिंदा रह सकता है, आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। इस आर्थिक अभाव एवं गाय की आकांक्षा के अंतर विरोधों के कारण गोदान की त्रासदी निर्मित होती है। होरी आर्थिक अभाव के बावजूद गाय की व्यवस्था करता है। इस गाय की ईर्ष्या के कारण होरी उसे जहर देता है और होरी का जीवन संकटग्रस्त होने लगता है। गाय को लाने की प्रक्रिया में ही गोबर झुनिया से मिलता है। झुनिया घर छोड़कर आती है और पंचायतन में जुर्माना होता है। इसी का अगला चरण यह भी है कि गोबर नजर न मिला पाने के कारण शहर भागता और धीरे धीरे शहर का ही हो जाता है। कुल मिलाकर होरी की त्रासदी के सारे सूत्र कहीं तार्किक रूप में तो कहीं संयोग से गाय की महत्वाकांक्षा से ही जुड़ते हैं। प्रेमचंद ने इसे गोदान ही क्यों कहा, इसका उत्तर उपन्यास की परिणति में खोजा जा सकता है। यहाँ प्रतीकात्मक स्तर पर गोदान की धारणा संपूर्ण मर्यादा, बिरादरी और परंपरा को व्यक्त करती है और धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने इसी पर चोट करवाई है। इस प्रकार गोदान का कथानक गाय की आकांक्षा से शुरू होकर गोदान की विडंबना पूर्ण मांग पर समाप्त होता है। रचना के अंत में गोदान की परंपरा होरी की त्रासदी को और गहरा बनाती है। इस दृष्टि से यह नामकरण सचमुच पूरी रचना के घनीभूत प्रभाव को धारण करने में सक्षम है। अतः यही इस उपन्यास का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है? तर्कपुष्ट उत्तर दीजिए। उत्तर, गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का पहला लक्षण है कि वह किसी सीमित स्थान से न बंधा हो, अर्थात अपने पूरे समाज को धारण करने में सक्षम हो। प्रेमचंद की कोशिश है कि गोदान किसी गांव विशेष से न बंध जाए। वे लिखते हैं, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद का स्पष्ट संकेत है कि भारत का हर गांव सेमरी या बेलारी है और उस गांव में रहने वाला हर साधारण किसान होरी है। इस अर्थ में गोदान पूरे राष्ट्र जीवन को धारण करने वाला उपन्यास बन जाता है। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक प्रमाण यह भी है कि इसमें तत्कालीन भारत की लगभग सभी स्थितियों और समस्याओं का जीवंत चित्रण हुआ है। प्रेमचंद के सामाजिक जीवन में धर्म, बिरादरी, मर्यादा जैसी समस्याओं के साथ साथ नारी आंदोलन, सरोज इत्यादि दलित आंदोलन, सिलिया का परिवार, दहेज समस्या, सोना और रूपा नमेल विवाह की समस्या, नौहारी रूपा, वेश्यावृत्ति, मेहता खुर्शेद का संवाद तथा सांप्रदायिकता, झुनिया के पति की मौत आदि समस्याएं दिखाई हैं। उन्होंने आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत गरीबी और ऋण, होरी व अन्य किसान जैसी समस्याओं के अतिरिक्त लगान की अधिकता, बेरोजगारी, शहरी मजदूर तथा कार्यस्थल पर होने वाले अलगाव व शोषण का विस्तृत चित्रण किया है। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का भी प्रस्तुतिकरण किया है, जैसे थानेदार और पंचायत द्वारा किसानों का शोषण, जमींदार राय साहब द्वारा शोषण, लोकतंत्र का अमीर वर्ग तक सीमित होना इत्यादि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोदान में अपने समय की सभी सामाजिक राजनीतिक स्थितियां सघन रूप से चित्रित हैं। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक अन्य प्रमाण यह है कि
यह तत्कालीन समाज के सभी वर्गों के चरित्रों का एल्बम है। ग्रामीण और शहरी जीवन के लगभग सभी वर्गों के प्रतिनिधि चरित्र में मौजूद हैं। गोदान शिल्प और प्रभाव की दृष्टि से भी महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा का अधिकारी है। गांव और शहर की समानांतर कथाएं रखकर प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन के साथ शहरी जीवन को भी समेट लिया है। चरित्र योजना में उन्होंने ऐसी स्वाभाविकता रखी है कि चरित्र कठपुतलियां नहीं बने हैं, बल्कि यथार्थपरक होने के कारण सामाजिक जीवन के यथार्थ को सचमुच प्रतिबिंबित करते हैं। गोदान का प्रभाव उत्कर्षमूलक है, जो महाकाव्यात्मकता रचना की एक बड़ी विशेषता मानी गई है। गोदान को पढ़ने से पहले का पाठक उसे पढ़ने के बाद ठीक वही नहीं रहता, वह अपनी चेतना में गुणात्मक अंतर महसूस करता है। होरी और होरी जैसे किसानों के प्रति संवेदना से भर उठता है। स्पष्ट है कि गोदान महाकाव्यत्व के सभी तत्वों को धारण करता है। यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास होने का गौरव हासिल है। मैला आंचल के नामकरण पर विचार करो। क्या आप इस उपन्यास का इसमें बेहतर नाम सुझा सकते हैं? उत्तर: सर्वश्रेष्ठ नामकरण वह होता है जो रचना के समग्र प्रभाव को पाठक की चेतना में मूर्त बना सके। इस दृष्टि से मैला आंचल अत्यंत प्रभावी नामकरण है, क्योंकि नाम सुनते ही उस आंचल का संपूर्ण दृष्टि आंखों के समक्ष तैर जाता है। उसका विस्तृत अंकन इसमें किया गया है। मैला आंचल नामकरण के दोनों शब्द अत्यंत सारगर्भित हैं। रेणु ने आंचल शब्द का प्रयोग दो कारणों से किया है। पहला, आंचल शब्द का पहला अर्थ अंचल से संबंधित है और इसीलिए प्रासंगिक है, क्योंकि रेणु ने घोषित रूप से मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास के तौर पर लिखा है। चूंकि रेणु की योजना यही थी कि मैला आंचल के माध्यम से उपन्यासों का एक नया रूप आंचलिक उपन्यास स्थापित हो, इसीलिए वो नामकरण में आंचल शब्द का प्रयोग बेहद प्रासंगिक है। आंचल शब्द का एक दूसरा अर्थ भी सक्रिय है। आंचल शब्द माँ के आंचल की ममता को व्यक्त करता है, अर्थात व्यक्ति जिस जमीन पर पला बढ़ा होता है उसके प्रति उसके मन में माँ के ममतत्व जैसा भाव हो, अर्थात वह अपनी मिट्टी को माँ जैसा आदर दे। यह स्वाभाविक ही है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि नामकरण में मैला शब्द का प्रयोग रेणु ने क्यों किया है? वस्तुतः इसके पीछे रेणु का प्रतिबद्धता है। वे अपने अंचल को पूरी तटस्थता के साथ दिखाते हैं, किंतु जानते हैं कि इस अविकसित और पिछड़े अंचल में मैलेपन की मात्र सुंदरता की तुलना में कहीं ज्यादा है। वे इस मैलेपन को दूर करने की चेतना से भरे हैं। मैला आंचल के अंत में भी यह प्रतिबद्धता डॉक्टर प्रशांत के इन शब्दों में उभरती है: ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में मैं साधना करूंगा। ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। स्पष्ट है कि मैला आंचल नामकरण के पीछे रेणु की अत्यंत सजग योजना विद्यमान है। प्रश्न यह भी है कि अगर इस उपन्यास का यह नाम न होता तो क्या होता? यदि नाम आंचल पर आधारित होता तो मेरीगंज या मेरीगंज की दुनिया जैसा कोई नाम हो सकता था, किंतु यह नाम कमजोर होता। एक तो यह नाम सिर्फ एक विशिष्ट गांव तक सीमित हो जाता, जबकि भूमि की घोषणा के अनुसार रेणु ने मेरीगंज को पिछड़े गांव के प्रतीक के तौर पर रखा है। दूसरे, इस नाम में मैला शब्द से व्यक्त होने वाला भाव अव्यक्त रह जाता। तीसरे, आंचल शब्द में छिपा ममत्व भी इसमें व्यक्त न हो पाता। चरित्र मूलक नामकरण असंभव था, क्योंकि कोई केंद्रीय चरित्र है नहीं, और यदि है तो स्वयं मेरीगंज है। घटना आधारित नामकरण भी अप्रासंगिक होता, क्योंकि घटनाएं इतनी ज्यादा और वैविध्यपूर्ण है कि किसी एक घटना को नामकरण का आधार बनाने से असंतुलन पैदा हो जाता। तो मैला आंचल ही सर्वश्रेष्ठ नामकरण है, प्रतीक तो होता है। लेखक ने उपन्यास की अंतर्वस्तु से न्याय करने वाला नाम रखने के लिए एक लंबी वैचारिक उलझन का सामना किया होगा, और उसके बाद ही रचना के मर्म को साकार कर देने वाला इतना गहरा और ठोस नाम रखने में सफलता पाई है। आंचलिक होते हुए भी मैला आंचल अपनी आंचलिकता का अतिक्रमण करता है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का साक्षात्कार करता है। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर: पहली नज़र में आंचलिकता और राष्ट्रीयता परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। आंचलिकता स्थान विशेष से जुड़े रहना चाहती है, जबकि राष्ट्रीयता उसका अतिक्रमण कर संपूर्ण क्षेत्र को अपनी परिधि में शामिल कर लेना चाहती हैं। किंतु सच
तो यह है कि सामर्थ्य रचनाकार अपने रचना कौशल से इन विरोधी अवधारणाओं में भी सामंजस्य स्थापित कर लेता है। रेणु का मैला आंचल ऐसा ही एक उपन्यास है। रेणु ने एक इस उपन्यास के प्रकथन में मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रमाणित करते हुए लिखा है। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। इस उपन्यास में उन्होंने आंचल के भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पक्ष को विशेष महत्व दिया है। रेणु ने अंचल को के भूगोल को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि पाठक के दिमाग में पूरे अंचल का नक्शा खींच जाता है। इस उपन्यास के हर पृष्ठ पर कोई न कोई गीत, नृत्य व सांस्कृतिक उत्सव, विदा, पथ नृत्य आदि इसकी आंचलिकता के रंग को प्रगढ़ करते हैं। मेरीगंज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां विशिष्ट न होकर देश के अन्य क्षेत्रों जैसी ही है। मेरीगंज गांव का जातिगत विभाजन, अंधविश्वास और स्त्रियों की दयनीय दशा आमतौर पर देश के हर गांव की समस्या है। इस प्रकार गरीबी और जहरलता, किसानों का शोषण, राजनीतिक पार्टियों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, गांधीवादी मूल्यों का पतन भी क्षेत्रीय समस्या न होकर राष्ट्रीय समस्याएं हैं। दरअसल रेणु ने प्रकथन में मेरीगंज को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर स्पष्ट कर दिया है कि यह उपन्यास आंचलिक होते हुए भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का साक्षात्कार करता है। मैला आंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसकी भाषा शैली को ही माना जाता है। रेणु ने भाषा के स्तर पर अद्भुत प्रयोगशीलता का परिचय देते हुए नई सृजनात्मक उपलब्धि की है, जिसकी विशेषता इस प्रकार है। मैला आंचल में सामान्यतः देश भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंचलिक संस्कृति में देश शब्दावली केंद्र में होती है। इसके अतिरिक्त तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया गया है। उदाहरण के लिए तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गम कौवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु रेणु उन शब्दों को भी आंचलिक तेवर के साथ लाए हैं। उदाहरण के लिए वाइस चेयरमैन, रायबरेली, लाइब्रेरी, पुलाग्राम, प्रोग्राम। उपन्यास में कहीं कहीं मानक भाषा का प्रयोग हुआ है, जिनमें न सिर्फ तत्सम शब्दावली बल्कि सांस्कृतिक की परिनिष्ठित शब्दावली भी आई है। तत्सम भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है: वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। रेणु ने आंचलिक शैली का निर्वाह करते हुए लोकगीत तथा लोक संगीत के तत्वों को उपन्यास में काफी अधिक स्थान दिया है। भौजिया के गीत, विदापत के नृत्य और जाट जटनी के खेल जैसे प्रसंगों में बहुत से लोकगीत आए हैं। आंचलिक भाषा शैली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता होती है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। मैला आंचल में जगह जगह पर ऐसी भाषा दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। आंचलिक भाषा शैली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है शब्दों में निहित ध्यानात्मकता या तदात्मक क्षमता का प्रयोग। उदाहरण के लिए एक डिमिक डिमिक, गिड गिड, गिडधा गिड, गिडधा गिडधा। रेणु के प्रतीकात्मक भाषा का भी काफी प्रयोग किया है। कहीं कहीं उनकी भाषा में प्रतीकों और अप्रस्तुत इस प्रकार शामिल हो जाते हैं कि गद और में पद की सुंदरता उत्पन्न होने लगती है। मैला आंचल का डॉक्टर प्रशांत ऐसी ही भाषा में कहता है: मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। रेणु ने न सिर्फ आंचल के भूगोल के सुंदर बिंब बनाए हैं, बल्कि विभिन्न चरित्रों को भी बिंब में उतार दिया है। उदाहरण के लिए गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी, सिर के सफेद बालों के घुंघराले लट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है। आंचलिक जीवन में हास्य और व्यंग की उपस्थिति क्षण क्षण महसूस की जा सकती है। रेणु ने हास्य व्यंग का बहुत अधिक प्रयोग किया है। रेणु ने भाषा शैली के स्तर पर भी एक विशेष प्रयोग चेतना प्रवाह शैली का किया है। रेणु ने कमली की मन स्थिति दिखाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। स्पष्ट है कि महिला आंचल की भाषा शैली आंचलिकता के तत्व को पूरी तन्मयता के धारण करती हैं। यदि महिला आंचल आज
तक सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है तो उसका एक बड़ा कारण यह भाषा शैली ही है। महिला आंचल में निहित रेणु की राजनीतिक चेतना का उद्घाटन कीजिए। उत्तर रेणु हिंदी उपन्यास यात्रा में ऐसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा में राजनीति को उपन्यास का प्रमुख विषय बनाया है। सामाजिक यथार्थवादी परंपरा यद्यपि प्रेमचंद के समय में विकसित हो चुकी थी, पर जिसमें उसमें राजनीतिक पक्षों का प्रायः अभाव था। रेणु ने महिला आंचल में न केवल राजनीति की रचना के केंद्र में रखा, बल्कि तत्कालिक भारत के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया। रेणु स्वाधीनता संग्राम के दौर से भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे तथा जयप्रकाश के लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी। देश के आम नागरिक का भारतीय आज़ादी से मोहभंग बाद में हुआ, किंतु समाजवाद को समझने वाले यह समझ चुके थे कि वे असली लड़ाई हार चुके हैं। रेणु खुद मानते थे कि देश की असली समस्या भूमि के उपयुक्त वितरण की है और नए उभरने वाले नेतृत्व में ऐसी कोई संभावना उन्हें नहीं दिखाई दी। इस रूप में प्रायः माना गया कि रेणु एक मोहभंग की मानसिकता से गुजर रहे थे। उन्हें आज़ादी निरर्थक लगती थी। वे लोकतंत्र में शामिल दल कुछ अंतरों के साथ झूठे प्रतीत होते थे। इसी मनोभूमि में महिला आंचल की रचना हुई। वे आम तौर पर यही मानसिकता रचनाकार में भी दिखाई देती है। यह बात प्रमाणित है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जन्म कांग्रेस की कोख से हुआ था। वे रेणु के अपने परिवार कांग्रेस से संबंधित था। वे कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसक नीतियों को प्रायः गलत मानते थे, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में उन्हें उपयुक्त मानने को तैयार थे। इस संबंध में एक विशेष प्रसंग ध्यातव्य है। रेणु ने एक स्थान पर साफ लिखा है, महिला आंचल का चांचलितर कर्मकार यही नक्षत्र मालाकार है। नक्षत्र मालाकार क्रांतिकारी युवक था जिसका वास्तविक नाम नक्षत्र माली था। 1947 में जब पूर्णिया में भयानक अकाल पड़ा था तो उसने व्यापारियों द्वारा दबाए गए अनाज को बलपूर्वक खुलवाया तथा जयप्रकाश ने खुद इसका नामकरण नक्षत्र मालाकार रखा था। यहाँ तक रेणु इस व्यक्ति का बेहद आदर करते थे, किंतु यह व्यक्ति जब अकाल समाप्त होने पर भी ऐसी ही काम करता रहा तथा किसी भी व्यक्ति के सीआईडी से संबंधित होने पर उसके नाक कान काटने लगा तो उनका मोहभंग इस स्थिति से भी हुआ। बाद में नक्षत्र मालाकार को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। उपन्यास में बावन दास की मृत्यु भारतीय राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत है। बावन दास उन सभी मूल्यों का प्रतीक है जिन पर चलते हुए गांधी जी ने आज़ादी प्राप्त की। ऐसे व्यक्ति की कबरा जैसे अपराधी तस्कर के हाथों मृत्यु होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखने की बात यह है कि कबरा कांग्रेस का पदाधिकारी है तथा आज़ादी के बाद देश में कांग्रेस ही सत्ताधारी दल भी है। अतः यह हत्या प्रकारांतर से भारत के लोकतांत्रिक शासन द्वारा हुई है जिसने गांधीवादी मूल्यों को 2 दिनों में ही छोड़ दिया है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि महिला आंचल समाजवादी मूल्यों के रूप में